व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 3-4 अहम खबरें हैं जो मैं आपके साथ इस व्लॉग में डिस्कस करने जा रही हूं। एक तो जनाब बड़ी अहम खबर है कि क्या हुआ है अडयाला जेल में और किस तरह से मज़ीद ऐसा लग रहा है कि अजियतों का सिलसिला जारी है। वहाँ की खबर आपको कुछ देंगे। इमरान खान साहब के केसेस जो हैं उनमें से एक अहम केस लग गया है हियरिंग के लिए, और इस दफ़ा बेंच में कौन शामिल है, उससे क्या उम्मीद है, आपसे बात करेंगे। सुहेल बड़ाई साहब ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है, उसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट करेंगे। और लास्टली बात करेंगे मौलाना फजल रहमान साहब की भी, जिन्होंने एक गैर मुतवक्के बयान दिया है, तो उसकी हकीकत क्या है वो भी आपके सामने खोल के रखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिया। अच्छा जी, सबसे पहले ज़रा आ जाते हैं कि अडयाला जेल से क्या खबरें आ रही है। अडयाला जेल से जी आज बड़ी तशवीशनाक खबरें आई हैं, और ख़बर ये आ रही है कि यहाँ पर बिजली बंद रही है। कुछ ऐसा तातुल रहा है वहाँ पर, और कुछ बिजली की फराहमी का सिलसिला ऐसा मुनक़ता हुआ पावर ब्रेक डाउन के नतीजे में कि 6 घंटे तक भी, 6 घंटे से ज़ायद ऑलमोस्ट जो बिजली है वहाँ पर बंद रही। और जो जेल के लोग थे, कैदी थे, वो बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में मुब्तला रहे। ज़ाहिर है कि एक हब्स है, घुटन है, और उसके ऊपर से छोटे छोटे सेल्स हैं। उसमें कुछ कमरों में कई कई कैदी और सेल्स और कई कई इस तरह से भी मामलात होते हैं। तो उस सारे उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। और आमतौर पर एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट होता है जनरेटर की सूरत में, लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि जनरेटर भी ऑन नहीं हो सका। ठीक है, वहाँ पर कैदी हैं, लेकिन कैदियों के भी इंसानी हुकूक होते हैं। उनको कोई भेड़ बकरियाँ या मुर्गियाँ ना समझें कि जिनको आपने डब्बों में बंद किया हुआ है। और इस वक्त तो सबसे ज़्यादा कंसर्न इस वजह से भी है ऑफ कोर्स कि वहाँ पर इमरान खान साहब कैद हैं, और पीटीआई के लिए ये बड़ी तशवीशनाक बात थी। वो ऑलरेडी इस पर बार बार तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हो कि उन्हें जानबूझकर अजियतें दी जा रही हैं, और उन्हें बहुत ही एक छोटे सेल में रखा गया है जिसमें वो वॉक नहीं कर सकते, जिसमें उनको खुल के रेस्ट करने का मौका नहीं मिल रहा। हामिद खान साहब ने अभी जो एक दो दिन पहले नसीम ज़ारा साहब के प्रोग्राम में इंकशाफ किया है कि एक बल्ब हाई वॉट का हमेशा उनके कमरे में जलता रहता है, जिसकी वजह से वो सही से सो नहीं पाते हैं, और इस तरह से भी उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। प्लस जो खाने पीने के मामलात हैं उस पर भी उन्होंने शकूक व शुबहात का इजहार किया है। उनका बताना है कि इमरान खान साहब का वज़न भी कम हुआ है और उनकी सेहत के मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। ज़ाहिर है जब आप इस कंडीशन में होंगे तो आपका अज़म और आपका हिम्मत हौसला है वो एक तरफ है, लेकिन इंसान का जो जिस्म है उसके भी तो कुछ तकाजे हैं, तो वो जब पूरे नहीं होंगे तो ज़ाहिर है उसका असर तो आएगा। तो वो भी तशवीश का इजहार कर चुके हैं। अब ऑलरेडी एक बंदे को आपने ऐसे हालात में रखा हुआ है, और ऊपर से बिजली भी चली जाए, बिजली भी ना हो वहाँ पर, तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी। तो अब इंतज़ामिया की तरफ से इस बात को ऑलमोस्ट तस्दीक भी कर दी गई है कि जी जनरेटर भी नहीं ऑन हो सका, उसके भी कुछ मसाइल हो गए, और बिजली का ब्रेक डाउन भी रहा, जिसकी वजह से सुबह 9 बजे से गई हुई लाइट 3 बजे तक दोपहर ऑन नहीं हो सकी, और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब पीटीआई वाले ज़ाहिर है कि इसके ऊपर चीख रहे हैं कि उनके यानी लीडर साहब अंदर है, और इमरान खान साहब को इस कदर अजियतनाक सूरत हाल में इन्होंने रखा हुआ है, तो एक कंसर्न जो है वो उनका इसके ऊपर जेन्युइन सा है, और वो इसके ऊपर आवाज़ भी उठा रहे हैं। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर्स है कि जिसमें हम देख रहे हैं कि एक मुतबादिल जो बिजली का इंतज़ाम है वो भी नहीं किया जा सका। इसके साथ साथ जो इमरान खान साहब से जुड़ी एक अहम खबर है वो ये कि जो तोशा खाना का उनका फैसला मुअत्तल करने की सजा थी, जो दरख्वास्त थी, उसको मुकर्रर कर दिया गया है हियरिंग के लिए, और अब वो मंडे की सुबह जो है वो समाअत होगी, उसकी कार्रवाई का आगाज़ होगा। इस दफ़ा एक जो चेंज है, आपको पता है जस्टिस आमिर फारूक साहब तो मस्ट हैं कि वो तो इमरान खान का केस सुनेंगे ही। उनको तो पता नहीं इमरान खान साहब से मोहब्बत ही इतनी है कि कोई केस से उनके अलग ही नहीं होते, अगरचे उनके वकला बार बार उनको तनकीद का निशाना बना चुके हैं, उन पर तहफ़्फ़ुज़ात का यानी इजहार कर चुके हैं और अदम एतमाद भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो हर केस सुनते हैं। तो अब जो 2 रुकनी बेंच है उसमें एक तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और दूसरे जस्टिस बाबर सत्तार साहब है, और बाबर सत्तार साहब के अभी रिसेंटली जो डिसीजंस आए हैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पीटीआई मुतमईन है, और उनकी तारीफ़ भी कर रही है, और उनसे उम्मीद भी लगा रही है कि उनके होते हुए वो उम्मीद लगा रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ कोई शायद नाइंसाफ़ी ना हो और कुछ ना कुछ इंसाफ होने की तवक्को लगाई जा सकती है। तो इस 2 रुकनी बेंच ने क्या इस पर फैसला करना है। अगर इमरान खान साहब की तोशा खाना फैसला जो है वो कलअदम होता है या मुअत्तल होता है, तो उस सूरत में इमरान खान साहब की नाअहली भी मुअत्तल हो जाएगी, और फिर वो इलेक्शन लड़ने के अहल भी हो सकते हैं। तो ये इस लिहाज से बड़ा एक जिसको कहते हैं ना इम्पॉर्टेंट किस्म का
फैसला होगा जो इस कोर्ट से आएगा। यहाँ पर मैं आपको ये भी ज़रा एक ख़बर दे दूँ कि पिछले दिनों वाशिंगटन डीसी में कुछ अहम मुलाकातों का तज़किरा हो रहा है और बताया ये जा रहा है कि कुछ पाकिस्तानी अहम हुक्काम भी वहाँ पर मौजूद थे और कुछ वहाँ के जो नुमाइंदगान हैं वो भी मौजूद थे, वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, उसके नुमाइंदे भी मौजूद थे। और वहाँ पर ये सारी डिस्कशन हुई है कि पाकिस्तान में जो आइंदा आम इंतखाबात हैं वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए और उसमें तमाम सियासी जमातों को भरपूर हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए, इक्वल किस्म की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, किसी को भी आपको दीवार से नहीं लगाना चाहिए। और क्योंकि उसमें वो जो बुनियादी वजह इसकी देखते हैं, ये नहीं कि उन्हें को पाकिस्तानी अवाम से बड़ी मोहब्बत है, उसकी बुनियादी वजह उनके स्टेक्स हैं जो इस रीजन में हैं। और IMF के साथ जो उनके मामला तय हुए थे इस हुकूमत के, जाती हुई हुकूमत के और फिर आगे निगरान सेटअप के हवाले के बाद भी, तो उसमें ये उनको गारंटी दी गई थी कि मार्च तक जो आपका प्रोग्राम हमें मिला है वो हम इस तरह ही चलाएंगे और उसके बाद फिर जो नई गवर्नमेंट आएगी वो आपके साथ निगोशिएट करेगी और वो जो नई गवर्नमेंट होगी वो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी जो एक प्रॉपर थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन के थ्रू आएगी। तो अब उस गारंटी की वजह से भी इनको एक मुसीबत है कि इलेक्शन भी करवाएं और वो ऐसे हों कि जो एक्सेप्टेबल भी हों सबके लिए। तो अब कहीं ना कहीं इस बात का इम्कान जो है वो बनता है इस वजह से भी कि शायद बहुत ज़्यादा हालात इस तरह के ना हों कि बिल्कुल ही हाथ से निकल जाएं और फिर जो इंटरनेशनली एक प्रेशर बिल्ड हो और फिर जो ज़ाहिर मुल्क में तो है ही है, उसकी वजह से फिर जो मामलात हैं ओवरऑल एक आप समझ लें मईशत के हवाले से और रीजन की पॉलिटिक्स के हवाले से वो काफ़ी हाथ से निकल सकते हैं। तो एक प्रेशर जो है अब उनकी तरफ से भी बिल्डअप हो रहा है। इसके साथ साथ जो दूसरी खबर मैंने आपको देनी थी वो ये कि जो सुहेल वड़ाइच साहब ने एक तकरीब में बात की है और इस तकरीब में उन्होंने कुछ कमेंट दिए कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जिस काम के लिए भेजा गया है कि वो डॉलर वहाँ से भेजें तो वो वही काम करें, वो हमें डिक्टेट ना करें पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, सहाफ़त के हवाले से, पाकिस्तान के उस तरीके के अंदरूनी मामलात के हवाले से उस तरह डिक्टेट ना करें। तो इसके ऊपर काफ़ी लेदे हो रही थी और सोशल मीडिया पर उन पर तनकीद भी हो रही थी कि भाई आप ओवरसीज़ के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क कैसे लगा सकते हैं कि भाई आप जो हैं उसमें किसी तरह की बयानबाजी ना करें या उसमें कोई पार्टिसिपेट ना करें। तो ये एक अजीब सा, मेरा ख्याल है कि इस बयान को एक गैर मुनासिब बयान कहा जा सकता है क्योंकि इससे एक तो तज़हीक का पहलू जो है वो नज़र आ रहा है कि जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जी हमने तो आपको जी बाहर कमाने के लिए भेजा, आप सिर्फ डॉलर, तो एक थोड़ी सी तज़हीक का पहलू महसूस हो रहा है। दूसरी वजह यह है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी जो पेट्रियाटिज़म है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क तो नहीं लगाना चाहिए, ये हमें या किसी को भी हक नहीं है। वो लोग वहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो बड़ी मजबूरी में हैं, कई ऐसे हैं जो बड़ी वेल ऑफ फैमिलीज़ हैं जो कि नस्लों से वहाँ पे सेटल हैं और उस तरह से उनका पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्टेक्स भी नहीं है, ये अलग बात है। लेकिन असल चीज़ ये है कि जो लोग भी वहाँ पर पाकिस्तानी निजात मौजूद हैं या पाकिस्तानी सिटीज़न मौजूद हैं, उनका पाकिस्तान से अगर कोई भी लगाव है, उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत है, तो उसके हवाले से हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम उनको क्वेश्चन करें कि जी हम तो यहाँ पे रह रहे हैं तो हमें हक है, लेकिन आप चूँकि वहाँ नहीं रह रहे तो आपको हक नहीं है। तो ये एक थोड़ी सी मेरा ख्याल है कि ज़्यादती वाली बात है उनके साथ कि वो भी उतने ही मुहिब्बे वतन है, बल्कि बहुत सारे मैंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी देखे हैं जो ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं पाकिस्तान के लिए। तो मेरे ख्याल से ये एक गैर मुनासिब बयान था। ऐसा बयान सुहेल वड़ाइच साहब से हम एक्सपेक्ट नहीं करते, इतने सीनियर वो सहाफ़ी हैं, लेकिन बहरहाल इसके ऊपर उनके ऊपर तनकीद भी हो रही है। और लास्टली मैं थोड़ी बात कर लूँ मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से। मौलाना फजल रहमान साहब ने जी आज बड़ी मीठी मीठी बातें की कप्तान साहब के लिए और कहा कि जी इमरान खान के, खैर इमरान खान का नाम नहीं, लेकिन उन्होंने इस तरह से बात की कि मेरा मुखालिफ जेल में हो और मैं तकरीरें करूं उसके खिलाफ जलसे करूं तो मुझे ये बात कोई जेब नहीं देती, पसंद, मज़ा नहीं आएगा। और उनका ये कहना था कि उनके हाथों अगर मुखालिफ के बांधे में हों तो फिर लड़ाई का क्या मज़ा। तो मैं हैरान हुई कि अच्छा मौलाना फजल रहमान साहब को ये आज पता चला है कि इमरान खान साहब के हाथ बांधे हुए हैं या उनको जो है उनके साथ कोई ज्यादती हो रही है या उनको कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। बड़ी हैरानी की बात है। यानी पिछले 1.5-2 साल से ऑलमोस्ट मौलाना साहब को कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। तो ये एक अजीबोगरीब उन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाने का स्टेटमेंट दिया है। ये अपने आप को एक बड़ापन जाहिर करने के लिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, लेकिन अगर इसकी हकीकत में आप जांच करें तो इसमें कोई हमें वो नज़र नहीं आता, उनके कॉल ऑफ फेल में तजाद नज़र आता है। क्यों?
کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ ان کے ہی دور میں جب وہ خود حکومت کا حصہ تھے یعنی ان کی پارٹی، اور اس سے پہلے بھی وہ تو خود اس بات پہ ڈیمانڈ کرتے نظر آتے تھے کہ ان کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے سیاست میں. بھی پچھلے پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ پی ٹی آئی کو تو سیاسی جماعت ہی نہیں ہونا چاہیے، پاکستانی سیاست میں ہونا ہی نہیں چاہیے. تب تو آپ یہ بات کر رہے تھے. تو آج اچانک آپ کو خیال آ گیا کہ جو مخالف ہے وہ جیل میں ہے، تو یہ تو کمزوری کا تاثر ہے کہ جی وہ ایک بندہ جیل میں اور میں اس کے خلاف تقریریں کروں. حقیقت یہ ہے کہ آپ کہیں جلسہ کرنے یا تقریر کرنے یا اپنے آپ کو کسی جگہ بھی ایک سیاسی ریلیونٹ خیبر پختونخوا کا سٹیک ہولڈر ثابت کرنے میں ناکام ہوں گے، اور اس چیز کا آپ کو اندازہ ہے. جو پاپولیرٹی ہے اس وقت آپ کی، جو ابھی آپ کو معلوم ہے گیلپ کا جو آخری سروے آیا تھا اس میں کے پی میں جو جے یو آئی ایف کی پاپولیرٹی تھی وہ 1% تھی. 1%. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ نے کتنی سیٹیں جیتنی ہیں. اور جب آپ کو اب نوشتہ دیوار نظر آ رہا ہے تو اب آپ بڑے پن کا مظاہرہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں کہ جی آپ بڑے کوئی ایسے سیاستدان ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی سب کو موقع ملنا چاہیے اور یہ وہ، اور آپ ذرا ایک مہان ہستی بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ایک ان کی جو منافقانہ طرز عمل ہے، ورنہ 1.5 سال سے پھر آپ خاموش نہ ہوتے جو کچھ ہو رہا تھا. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو الیکشن ہے اس کے اوپر تو ابھی بھی مولانا صاحب نہیں آ رہے. آج بھی انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے یہ باتیں کی کہ جی الیکشن کی سب بات کیا کریں، الیکشن ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا، اس وقت تو معیشت یہ حال ہے وہ حال ہے. پچھلی پریس کانفرنس میں فرما رہے تھے کہ جی سردی بڑی ہوگی تو نہیں ہونے چاہیے الیکشن جنوری میں. آج فرما رہے ہیں معیشت ٹھیک نہیں ہے. اگلی پریس کانفرنس میں فرمائیں گے کہ جی دہشت گردی ہو رہی ہے تو الیکشن نہیں ہونے چاہیے. تو بیسکلی تو آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، اور اس کی وجہ بڑی آبویس ہے کہ جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کی پاپولیرٹی اس قسم کی ہے تو پھر آپ ظاہری سی بات ہے الیکشن کو کیوں فیور کریں گے. تو یہ ایک منافقانہ طرز عمل ہے جس کو میرا خیال ہے کہ اب سمجھنا کسی کے لیے بھی اتنا مشکل نہیں رہا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.